नमस्कार। किसी कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नकुल, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार मुन्ना के जन्मदिन पर हम गांव से माँ को भी बुला लें। और वैसे भी इस बार मुन्ना पूरे 5 साल का हो जाएगा, तो उसके जन्मदिन पर इतने सारे मेहमान आएंगे, उसकी वजह से इतना काम हो जाएगा। अब मैं अकेली भला क्या क्या देखूंगी। अगर माँ जी आ जाएंगी तो कम से कम मुझे कुछ तो सहारा लगेगा। इसीलिए तुम एक काम करना, माँ जी को पूरे 1 हफ्ते पहले ही बुला लेना, ठीक है ना? कल दीपिका ने अपने पति नकुल को अपने बेटे के जन्मदिन पर अपनी सास को बुलाने के लिए कहा, तो नकुल ने भी लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते चलाते हाँ में गर्दन हिला दी और कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन कर दूंगा तो माँ आ जाएंगी, पर एक बार मुझे फिर से याद दिला देना। फिलहाल मैं ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, तब नकुल की पत्नी दीपिका ने फिर से कहा, नकुल, कल रात तो आप बिजी थे, पर अब तो आपके पास टाइम होगा ना? एक बार मम्मी जी को फ़ोन करके बोल दीजिए कि मुन्ना के जन्मदिन पर 1 हफ्ते पहले ही घर आ जाना है। बस इतना ही कह देना, ज़्यादा कुछ मत कहना। जब दीपिका ने अपने पति से कहा, तो उसकी 10-12 साल की बेटी रोशनी उसकी ओर देखते हुए कुछ सोचने लगी। फिर वह खाना खाने लग गई और साथ में उसका 5 साल का भाई भी था। दोनों भाई बहन ने एक साथ मिलकर खाना खाया और नाश्ता करने के बाद नकुल ने गांव में अपनी माँ को फ़ोन कर दिया कि माँ, अगले हफ्ते मुन्ने का जन्मदिन है, तो दीपिका आपसे बात करना चाहती है। यह कहकर उसने फ़ोन दीपिका को थमा दिया। दीपिका ने भी फ़ोन पर अपनी सास को प्रणाम किया और उन्हें घर बुलाया कि माँ जी, आपके पोते का जन्मदिन है। घर में बड़े बूढ़ों के होने से ही रौनक लगती है, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले ही घर आ जाइएगा। उधर से दीपिका के देवर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, भाभी, सिर्फ माँ को ही बुलाना है क्या? और हम नहीं आएंगे क्या मुन्ना के बर्थडे पर? इतना कहकर वह हंसने लगा। तो दीपिका भी मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप भी आइएगा। और फिर मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि गांव में कितना काम है, तो आपका तो दिन के दिन ही आना होगा, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कि बाद में कह दूंगी। बाकी मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी, पर आपसे इसलिए नहीं कहा कि माँ जी के फ़ोन पर कॉल किया था। वैसे आप देवरानी जी को लेकर आ जाइएगा, समय मिल जाए तो। वैसे हमारे देवर जी बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर फिर भी देख लेना कोशिश करके। तब उसका देवर मोहित बोला, हाँ भाभी, यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सचमुच मुझे लगता है समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलता कि मैं कहीं आ जा सकूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुन्ना के जन्मदिन में वहां आ सकूं। बात करके दीपिका ने फ़ोन रख दिया। दरअसल दीपिका की सास उसके देवर और देवरानी के साथ गांव में रहा करती थी। दीपिका की सास कमल जी को शहर की जिंदगी रास नहीं आती थी, या कहो कि यह बात तो सिर्फ कहने को थी। वास्तव में वह दीपिका के साथ भी नहीं रहना चाहते थे। कारण क्या था, यह तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन कमल जी शहर में रहना नहीं चाहती थी। वह तो गांव में अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ बहुत खुश थीं। दरअसल कमल जी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े बेटे को शहर में छोटी मोटी नौकरी मिल गई। पहले तो, उसके बाद वह लगातार इसी जगह लगा रहा, तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। धीरे धीरे उसने कहीं से अपने कागज़ पत्थर तैयार करवा लिए और फिर उसे प्रमोशन मिल गया। तब से बड़ा तो शहर में ही अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बस गया था, लेकिन छोटा बेटा अपने पिता की मौत के बाद वहीं घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया। तो वह गांव में ही खेती बाड़ी और अन्य काम संभाल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका पढ़ने में दिमाग नहीं था। पढ़ाई में छोटा बेटा बड़े से भी कई ज़्यादा गुना होशियार था, लेकिन मजबूरी के चलते पढ़ाई और बाहर की नौकरी को छोड़कर उसने अपने घर परिवार पर ध्यान दिया, अपने पिता की खेती बाड़ी पर गौर किया और बस
तब से कमल जी उसी के साथ रहती हैं। कभी कभार एक आध दिन के लिए शहर आ जाया करती थी, पर अब तो वह भी बहुत कम हो गया है। कभी कभार ही अपनी बड़ी बहू के पास आना होता है, लेकिन अब जब उसने फ़ोन करके बुलाया तो कमला देवी जी को आना ही पड़ता। आखिर उनके पोते का जन्मदिन था, अगर ऐसे में ना आती तो भला कब आती। कमला जी की उम्र तो बहुत थी, लेकिन इस उम्र में भी अपने हाथ पैर उन्होंने टिकने नहीं दिए। कमला जी बिल्कुल सही सलामत थीं और उनके हाथ पैर भी बिल्कुल सही सलामत थे। अपने छोटे मोटे काम तो करती ही रहती, साथ ही बच्चों के लिए घर के काम भी दिखवा लिया करती थी। अपने पोते पोतियों को संभालते और कभी कभार बेटे के साथ खेती में भी हाथ बटा दिया करती थी, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा था कि उनके पति की बीमारी में खर्च हुए पैसों का कर्ज निपटने के लिए उनका छोटा बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है, और बड़ा बेटा, उसने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ही मोड़ लिया था। उसे सिर्फ अपने परिवार से ही मतलब था और किसी से नहीं। इसलिए वे भी अपने छोटे बेटे की मदद करने की कोशिश किया करती थीं, और छोटा बेटा और बहू भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। खैर, अब एक हफ्ते बाद मुन्ना का जन्मदिन था, तो उसकी दादी कमला जी अगले ही दिन सुबह वाली ट्रेन से शहर के लिए रवाना हो गईं। वे जब अपने बेटे के साथ शहर पहुंच गए तो पहुंचने से पहले उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके बता दिया कि बेटा, मैं आ रही हूं, तो मुझे लेने स्टेशन पर पहुंच जाना। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप स्टेशन पहुंचकर मुझे फ़ोन कीजिएगा। कमला देवी जी की ट्रेन अब स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने गंतव्य पहुंचकर अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, मैं स्टेशन पर पहुंच गई हूँ, तू मुझे लेने के लिए आ जा। तो उनके बेटे ने कहा कि माँ, मैं तो ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ, इसलिए जल्दी जाना पड़ा, वरना थोड़ी देर और रुक जाता। आप एक काम कीजिए, आप ऑटो लेकर घर ही चली जाइए। दीपिका और बच्चे घर पर ही हैं। कमला जी ने बेटे की मजबूरी समझते हुए ऑटो वाले को बुलाया और अपने बेटे के घर जा पहुंची। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दीपिका अपनी सास को देखकर बहुत खुश हुई और उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। बड़े प्यार से बात की, अंदर बुलाया, उन्हें बिठाया, चाय बना करके लेके आई। अपनी सास को चाय पानी पिलाने के बाद अब दीपिका ने सोचा कि चलो आज के लिए अपनी सासू माँ की सेवा कर लेते हैं, फिर कल से तो इन्हें काम पर लगाना ही है। बस यही सोचकर शाम को दीपिका ने अपनी सास की खूब सेवा की, उनके पसंद का खाना बनाया और उन्हें खिलाया। इधर कमला जी भी बहुत खुश थीं। आखिरकार इतने दिनों बाद अपने बच्चों से जो मिली थीं, और उनकी पोती रोशनी और उनका पोता जिसके जन्मदिन में वह आई थीं। सभी लोग बहुत खुश थे, और वैसे भी दादा दादी को अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा लगाव उनके बच्चों से होता है। ठीक ठाक वैसे ही बच्चों को भी जितना लगाव माँ बाप से होता है, उससे ज़्यादा लगाव अपने दादा दादी से होता है। वैसे ही रोशनी और मुन्ना भाई अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब दादा की मौत हुई तब तो वह बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद से जब से उन्हें ध्यान है, अपनी दादी के पास रहना चाहते थे, लेकिन जब से यहाँ आना हुआ तब से बेचारे अपनी दादी से दूर हो गए। अब तो दादी एक दो दिन के लिए आ जाती तो ही बच्चे उनसे मिल लिया करते थे, या फिर कभी गर्मियों की छुट्टियों में गांव चले जाते तो अपनी दादी के साथ समय बिता लेते। रात को सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और सब सो गए। कमल जी का बड़ा बेटा ऐसा तो नहीं था कि वह अपनी माँ को प्यार नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा ही काम में व्यस्त होने की बात कहकर निकल जाया करता, और बाकी की बची कुची जिम्मेदारियों को उसका छोटा भाई अब निभाते रहता है। अब इन सब बातों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। दोनों परिवार अलग अलग हो चुके थे। बड़ा भाई शहर में और छोटा भाई गांव में था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बड़ी बहू की कुछ बेवकूफ़ियों के कारण अभी तक जो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब वह सब कुछ बिगड़ता और बिखरने वाला था। दरअसल बड़ी बहू का इरादा तो अपनी सास को केवल काम के लिए बुलाने का ही था। रात को तो उसने अपनी सास को खूब आराम से सुलाया। अगली सुबह उठकर उन्हें चाय बना कर दी
और उनसे कहा कि वह सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बना लें जिनको भी फंक्शन में बुलाना है। कहीं कोई रह ना गया हो तो फिर बाद में परेशानी होगी। अब 1-2 दिन तो सब ठीक ही रहा। बहू भी घर का काम कर दिया करती और कमला जी भी अपनी बहू का हाथ बटा दिया करती। यदि बहू सब्जी काटती तो कमला जी आटा लगाकर रोटियां बना देती। बहू झाड़ू लगाती तो कमला जी पोंछा लगा देती। अब 2-3 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अब फंक्शन में भी 2-3 दिन मात्र रह गए थे। अब अपनी सास को सामान का पर्चा थमाकर दीपिका ने कहा कि माँ, आप बाजार से जाकर सामान ले आइए, मैं सभी रिश्तेदारों को फोन कर देती हूँ। कमला जी बाजार से सारा सामान लेकर आ गईं। अब तक बहू रानी खाना पीना बनाकर आराम कर रही थी। बहू को आवाज लगाकर पानी मांगा, पर शायद वह सोई हुई थी। शाम हुई तो बहू कमरे से बाहर नहीं आई और इतनी शाम तक अभी घर में खाने पीने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तो कमला जी अपनी बहू के कमरे में गईं और उसे आवाज लगाकर पूछा कि बेटा, अभी तक तुमने नीचे क्यों नहीं आई। तब उसकी बहू ने कराहते हुए कहा, माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और शायद बुखार भी आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल मैं कुछ कर पाऊँगी। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। मैं कोशिश करके देखती हूँ। वह उठने की कोशिश करती हुई फिर से बेड पर गिर गई। कमला जी ने बहू की ऐसी हालत देखी तो उसे डांटते हुए कहा, नहीं पागल, तू मुझे तब से बता नहीं सकती थी। तेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं तुझे लेकर डॉक्टर को ही दिखा लाती। चल तू रुक, मैं अभी नकुल को फ़ोन करती हूँ और उसे बुलाती हूँ। बहू ने अपनी सास को मना किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। उन्होंने उससे सारी बात बता दी कि बहू की तबीयत कितनी ख़राब है, इसलिए तू तुरंत घर आ जा और उसे डॉक्टर के पास लेकर चलना है। जब तक उनका बेटा ऑफिस से घर वापस आया, तब तक उन्होंने बहू को घर पर रखी हुई गोलियां दे दी थीं, जिसे खाकर बहू को आराम लग गया। लेकिन कमला जी ने अपनी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहू को बिस्तर पर लिटाकर उन्होंने घर का सारा काम निपटा दिया, खाने पीने का सब काम देख लिया। अब अगले दिन सुबह फिर से बहू का शरीर गर्म हो रहा था। तब कमला जी ने कहा कि नकुल, तू बहू को लेकर अस्पताल चल, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसे फ़ायदा नहीं लगेगा। जब कमला जी ने ज़्यादा जोर दिया तो नकुल उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब दीपिका सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही थी तो नीचे वाली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से वह फिसलकर गिर गई और उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकली, जिसे सुनकर कमला जी किचन से दौड़ी चली आईं। वह उसे देखकर बिल्कुल चौंक गईं। उन्होंने फटाफट जाकर अपनी बहू को उठाते हुए अपने बेटे को आवाज़ लगाई, नकुल, नकुल कहाँ मर गया। मैंने तुझे कहा था ना, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसे साथ लेकर आना। तो तूने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया। देख, बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। अब उठा इसे, और उठाकर इसे कमरे में पहुंचा। तब नकुल दौड़ता हुआ आया और अपनी पत्नी को लेकर कमरे में पहुंचा। उसके पैर में चोट लगने के कारण वह कहीं जा ना सकी और नकुल डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आ गया। उन्होंने घर पर ही डॉक्टर को देखने के लिए बुला लिया कि पैर में ज़्यादा चोट तो नहीं है। तब डॉक्टर ने बताया कि पैर में मोच आ गई है, 2-3 दिन तक बिस्तर से ना उठें। 2-3 दिन बाद डॉक्टर जाकर चेक कर लेगा। जब डॉक्टर ने यह सब कहा तो दीपिका बौखलाती हुई नाटक करने लगी, अरे नकुल, मैं बिस्तर पर लेटी नहीं रह सकती, मुझे तो उठना ही होगा। यह कहती हुई वह बिस्तर से उठने लगी और बोलती रही, अगर मैं बिस्तर में पड़ी रही तो घर का काम कौन करेगा। इधर मुन्ना का जन्मदिन है, कितने रिश्तेदार आएंगे, सब कैसे होगा। नकुल तब अपनी बहू को परेशान देखकर कमला जी बोली, बेटा तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, तू आराम कर। उन्होंने दवाई देकर उसे आराम करने के लिए कहा। आप जब दोपहर तक बहू के पैर में कोई आराम न लगा तो कमला जी ने अपने बेटे नकुल से कहा, नकुल, मुझे लगता है कि हमें फंक्शन कैंसिल कर देना चाहिए। देखना, बहू के पैर में कितनी चोट आई है। ऐसे में जब बहू बीमार है
तो हमारा यह सब काम धाम करना इतना ज़रूरी नहीं है। इस पर दीपिका बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते। अभी फंक्शन में बस 3 दिन ही बचे हैं, या कहिए कि 2 ही दिन बचे हैं। तीसरे दिन तो फंक्शन है ही, और फिर जिन लोगों को बुला लिया है अब उन्हें कैसे मना करें। तब कमला जी बोली, लेकिन बहू अभी तो लिस्ट मेरे ही पास है, मैंने तुम्हें लिस्ट दी ही नहीं, तो तुमने फ़ोन तो नहीं किया होगा अभी किसी को। तब दीपिका बोली, माँ जी मैंने अपने मायके वालों को कॉल करके बता दिया था, और साथ ही अपनी सभी सहेलियों को भी, मैंने मुन्ना के दोस्तों को और उनके माता पिता को भी फ़ोन करके फंक्शन की खबर दे दी थी। यहाँ शहर में जितनी जानकारी है उन सबको मैंने फ़ोन करके बता दिया था। बस आपके और नकुल के कुछ रिश्तेदार जिन्हें हमने नहीं बताया है, बस वही लोग रह गए हैं जिन्हें मैंने नहीं बताया है। यहाँ तो मैंने सबको बता दिया है। मेरे रिश्तेदार यहाँ आने के लिए तैयार हैं और मैं ऐसे में उन्हें कैसे मना कर दूँ। तब कमला जी कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा तो तुमने सबको बता दिया है, चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो भी हम सब कुछ संभाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं संभाल लूँगी। अब कमल जी सुबह घर का काम निपटाकर बच्चों को खाना बना कर देती और दोपहर में फंक्शन के सभी कामों की जिम्मेदारियां उठाती। फंक्शन में ज़्यादा दिन भी नहीं रह रहे थे। आज दोपहर का समय, दिन तो उन्हें ऐसे ही निकल गया। अब उनके पास केवल एक दिन बचा था। एक दिन में उन्हें इतना सारा काम संभालना था। आखिरकार कमला जी ने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लिया। और आज मुन्ना का जन्मदिन था। सुबह सुबह घर में कथा का आयोजन किया गया था। कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे। दीपिका ने गांव में अपने देवर को फ़ोन पर पूछा था कि वह आएगा या नहीं, लेकिन उसने कहा कि उसका आना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक तो उसके आने का कोई पता ही नहीं है। दीपिका को भी पता था कि उसका देवर कितना व्यस्त रहता है और गांव के कामों को, खेतों के कामों को छोड़कर वह जल्दी से कहीं नहीं जाता। इधर कमला जी 2 दिन से पागलों की तरह घर में लगी हुई थी। और फिर एक दिन पहले दीपिका के मायके वाले जो आकर बैठ गए थे, उनके खाने पीने और अन्य सभी कामों में वह इतनी व्यस्त हो गई थीं कि उनके पास खुद को देखने का समय ही नहीं था। इधर घर में 4 रिश्तेदार आए हुए थे और उधर घर के सारे काम, साथ में घर के बाहर के काम भी जिम्मेदारी, क्योंकि बेटा वह तो बस पंडित जी को न्योता देने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ऑफिस का काम खराब हो जाता। सारी जिम्मेदारी बेचारी कमला जी पर आन पड़ी। अब जब 2 दिन से वह पागलों की तरह लगी हुई थी तो काम में उन्हें अपना होश ही नहीं था। 2 दिन से ना तो उन्होंने अपने बाल काढ़े और ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बस घूम रही थी, काम में लगी पड़ी थी। आज घर में मुन्नी का जन्मदिन था। उसकी माँ दीपिका और दीपिका के घर वाले नहा धोकर नीचे फंक्शन में आ गए और इधर कमला जी की कथा की तैयारी में जुटी हुई थी। केले के पत्ते लाना, भोग के लिए प्रसाद के सामान लाना, चरणामृत बनाना और सभी अन्य जिम्मेदारियां थीं, जिसमें सुबह से वह लगी हुई थी। ऐसे में उन्हें अपना होश ही कहाँ था। जैसे तैसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए थे, वैसे ही घूमती रही। कथा के बाद दीपिका की माँ ने कहा, अरे दीपिका, आज तो तेरी सास काम वाली बाई से भी ज़्यादा कई गुना गुजरी लग रही है। इसे तमीज़ नहीं है कि घर में 4 रिश्तेदार आए हैं तो ढंग की साड़ी पहन ले। यह सब बातें कमला जी ने सुन ली, लेकिन वह कुछ न बोली और उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इधर दीपिका की सहेलियां भी उससे कानाफूसी करती हुई बोली, दीपिका, तेरी काम वाली बाई तो बहुत अच्छी है। सुबह से जब से हम आए हैं इस उम्र में भी इतना काम कर रही है। इतना काम तो मेरी वह 25 साल की नौकरानी भी नहीं करती, जितना काम तेरी नौकरानी 45-50 साल की उम्र में कर रही है। कमाल की काम वाली ढूंढी है तूने यार, एक ऐसी ही काम वाली मेरे लिए भी ढूंढ देना। दीपिका ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि यह मेरी सास हैं, कोई काम वाली नहीं। जब कमला जी के कान में यह बात पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा।
क्योंकि दीपिका ने भी हंसकर यह कह दिया कि यह सब नसीब नसीब की बात है। इसका मतलब तो कुछ और ही था ना। कथा के बाद यह सब बातें सुनकर कमला जी का जी थोड़ा कच्चा हो गया और उनकी आंखें नम हो गईं। यहाँ आई किस लिए थी और क्या बनाकर रख दिया? बहू के पैर में चोट लगी, उसके परिवार वालों को इतना ख्याल रख रही हूँ, फिर भी उसकी अपनी माँ ही मुझे ऐसे कह रही है। यह सोचकर उन्हें बुरा तो लगा, फिर खुद ही सोचने लगी कि कोई बात नहीं, अगर मैं सज धज कर घूमूंगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? मुझे तो अपने बच्चों की इज्जत के बारे में सोचना है ना। अगर कोई भी काम बिगड़ गया तो लोग चार बातें बनाएंगे और कहेंगे कि जब होता नहीं है तो क्यों करवाते हैं प्रोग्राम। बस यही सोचकर लगी हुई थी। शाम हुई तो सभी मेहमान इकट्ठे हो गए और जो भी अभी तक नहीं आए थे वह मेहमान भी आने लगे थे। सुबह से काम में लगी हुई कमला जी की हालत अभी भी ऐसी ही थी। बेचारी जब कथा के बाद फ्री हुई और थोड़ा आराम करने को चली तब उनकी ही समधन ने उन्हें रोक दिया और कहा, अरे समधन जी, दरअसल बहुत गर्मी सी लग रही है, अगर थोड़ा सा शरबत बना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब उन्होंने शरबत बना कर दिया तो थोड़ी ही देर में कहने लगी कि कुछ भूख सी लग रही है, खाने के लिए पुड़िया खाने का मन कर रहा है, आप कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए। फिर से उन्होंने 7-8 लोगों के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया। ऐसे में बताओ उन्हें समय कहाँ से मिल जाता। बेचारी लगी हुई थी और फिर अब शाम को पार्टी में मेहमान आ चुके थे और कमल जी ने लाइट डेकोरेशन, गुब्बारों से डेकोरेशन, फूल पत्तियां आदि लगाकर सब कुछ तैयार कर दिया। खाने पीने से लेकर पार्टी में सजावट का सब सामान आ चुका था। इंतजार था तो बस पोते का केक आने का। सभी लोग वहीं पार्टी में खाना पीना खाने में लगे हुए थे कि तभी केक वाला केक लेकर आया और भागती दौड़ती सी कमला जी बाहर से केक अंदर लेकर आ रही थी। बगीचे में जहाँ पार्टी का इंतजाम किया गया था, दीपिका भी वहीं कुर्सी पर बैठी थी अपने परिवार वालों के साथ में, और नकुल अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत काम देख रहा था। कमला जी ने नकुल को रिटर्न गिफ्ट पैक किए हुए यह नहीं यह देखने के लिए अंदर भेजा था और इधर वह केक लेकर आ रही थी। लेकिन केक लेकर आते वक्त जल्दबाजी में वह वहीं खड़ी दीपिका की एक सहेली और दीपिका की माँ, जो कि दोनों आपस में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए बातें कर रही थी। जल्दबाजी में बेचारी कमला जी उनसे टकरा गई और उन दोनों की कोल्ड ड्रिंक उनके कपड़ों पर गिर गई। गुस्से में दीपिका की माँ अपनी समधन पर चिल्लाकर पड़ी और बोली, अरे हद हो गई, कम से कम आंखें तो खोल कर चलिए, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दीपिका की माँ ने इतना कहा और उसकी सहेली तो कमला जी पर बरस पड़ी और बोली, तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को दीपिका जैसे लोग सर पर चढ़ा लेते हैं। तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता? बुढ़ापे में भी बस 20 बरस की छोरी की तरह उड़े जा रही है। बिल्कुल आंखें फूट चुकी हैं क्या तेरी, जो तुझे इतना भी दिखाई नहीं दिया कि सामने हम दोनों खड़े हैं? तुम लोगों की इतनी औकात तो होती नहीं है जितना नुकसान कर देते हो। तुझे पता भी है मेरी यह ड्रेस कितने की है? मेरी यह साड़ी इतनी महंगी है कि अगर तू अपनी जीवन भर की कमाई में भी नहीं खरीद पाएगी। अगर 6-7 महीने तक भी अपनी तनख्वाह जोड़ेगी ना, तब कहीं जाकर ऐसी साड़ी के बारे में तू सोच सकती है। अब बता, इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? दीपिका की सहेली उसके सस्ते इतनी बदतमीजी कर रही थी, लेकिन मजाल थी कि दीपिका या उसकी माँ कोई भी बीच में बोली हो। कमला जी दीपिका की सहेली से माफ़ी मांगने लगी और बोली, माफ़ करना बेटा, जल्दबाजी में गलती हो गई। तब वह बोली, बेटा अपनी औकात में रहकर बात कर, मुझसे ज़्यादा रिश्तेदार जोड़ने की कोशिश मत कर। अपने आप को तो समझती क्या है? मुझे बेटा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी की औकात नहीं आई बड़ी बेटा कहने वाली। जब कमला जी को उसने इतनी सारी बातें सुनाई तो उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन कोई नहीं बोला। अब वह औरत कमला जी से बोली, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर टिश्यू लेकर मेरी जूतियां साफ कर। तुम जैसे लोगों को औकात में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगते हो। जाकर टिश्यू ला और मेरी जूती साफ कर। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? कमला जी ने अपनी बहू दीपिका की ओर देखा और बहू समधन जी की ओर भी, पर उन सब ने अपनी नज़रें झुका लीं, अपना मुंह फेर लिया। पार्टी में तमाशा ना हो इसलिए कमला जी टिश्यू लेने चली गईं।
टिश्यू लाकर नीचे बैठकर जैसे वह उसके जूते साफ करने लगी कि तभी कमला जी का छोटा बेटा वहां आ गया और उसने अपनी माँ के हाथ से वह टिश्यू पेपर लेकर दूर फेंक दिया और बोला, आपसे यह सब करने के लिए किसने कहा? मैं तो यहाँ कुछ और ही देखने आया था, पर यहाँ आकर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इतना कहकर वह तिरछी नजरों से दीपिका की ओर देखने लगा तो दीपिका ने अपनी नजरें चुरा लीं। फिर वह लड़की दोबारा से कमला जी से बदतमीजी करने लगी। बीच में जब उनका छोटा बेटा पवन बोला तो वह उससे अंग्रेजी झाड़ने लगी। बोली, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम्हें पता है मैं बोलने वाला? क्या तुम्हें पता भी है कि बुढ़िया ने क्या किया है? इट्स जस्ट ए मेड और सी माई एक्सपेंसिव साड़ी। डू यू नो हाउ एक्सपेंसिव इज दिस? तुम जैसे गंवार लोगों को यह समझ ही नहीं आएगा। तब पवन बोला, आई नो एवरीथिंग और आई आल्सो अंडरस्टैंड, बट आई रियली डोंट नो हाउ एक्सपेंसिव योर साड़ी इज। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ योर साड़ी? 102 लाख और मोर देन दिस। टेल मी नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर साड़ी? आई पे यू राइट नाउ। पवन ने जब 2-4 शब्द इंग्लिश के कहे तो उसकी बोलती बंद हो गई और वह चुपचाप पवन की ओर देखने लगी। तो पवन बोला, क्यों, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? बताओ ना क्या कीमत है इस साड़ी की? तब कमल ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और उस औरत के मुंह पर फेंक कर मारे और बोला कि अब इससे नई साड़ी खरीद लेना। यह तो रही तुम्हारी साड़ी की कीमत, और तुमने जो मेरी माँ की बेइज्जती की है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? पवन ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और उसकी पत्नी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, अब हुआ ना हिसाब बराबर? वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम्हें शायद यही भाषा समझ आती है। आज के बाद किसी की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोच लेना। गुस्से में तनतनाती हुई वह औरत उस पार्टी से निकल गई। अब सब लोगों ने साथ मिलकर मुन्ना का केक कटवा दिया। फिर पवन अपनी माँ को लेकर वहां से निकलने लगा। अचानक पवन के वापस लौटने पर नकुल ने जब पूछा तो पवन ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि जब वह अंदर आया था तब इस पार्टी में उसकी माँ के साथ साथ क्या क्या हुआ था, और उस वक्त दीपिका मैडम अपनी कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठी हुई थी। पवन ने अपने भैया और भाभी दोनों को 1000 बातें सुनाई और अपनी माँ को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। अब कमला जी छोटे बेटे और बहू के पास ही रहती हैं। बच्चों का मन करे तो गर्मियों की छुट्टियों में चाचा चाची के पास आ जाते हैं, लेकिन कमला जी अब उनके पास नहीं जाती और ना ही पवन और उसकी पत्नी उन्हें भेजते हैं। वह अपने छोटे बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।